हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे टॉपिक डावर। इसमें हम देखेंगे इट्स मीनिंग, ऑब्जेक्ट, नेचर ऑफ डावर। नेचर ऑफ डावर में हम देखेंगे कि क्या ये एक डेट है। नेक्स्ट हम देखेंगे राइट टू रिटेन पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी। जब हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो उसमें हम देखेंगे कि क्या राइट टू रिटेन पोजेशन है कि नहीं है, एंड वेदर सच राइट इज़ हेरिटेबल एंड ट्रांसफरेबल। एंड हम देखेंगे एनालॉजी विद कंसिडरेशन। जो कंसिडरेशन आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में होता है उसकी एनालॉजी डावर से क्या है कंसिडरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में। डावर की डेफिनेशन देखते हैं। डावर इज़ एन एसेंशियल इंसिडेंट एंड फंडामेंटल फीचर ऑफ मुस्लिम मैरिज। तो मुस्लिम मैरिज का सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर होता है डावर, जिसके बिना मुस्लिम मैरिजेस में शादियाँ नहीं होती हैं। इट इज़ अ सम दैट बिकम्स पेएबल बाय हस्बैंड टू वाइफ ऑन मैरिज आइदर बाय एग्रीमेंट बिटवीन पार्टीज़ और बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। सो ये एक सम है जो कि हस्बैंड अपनी वाइफ को देता है जब वो उसे शादी करता है, या तो एग्रीमेंट से हो जाए या फिर ऑपरेशन ऑफ लॉ से। सो इन दोनों तरीके में से एक तरीके से आपको डावर पे करना पड़ेगा। नो मैरिज इज़ कंप्लीट इन एब्सेंस ऑफ महर। अगर महर नहीं है तो वो शादी कंप्लीट नहीं मानी जाएगी। सो अगर महर डिटरमाइन नहीं किया गया है कॉन्ट्रैक्ट फॉर मैरिज में, स्टिल द लॉ कन्फर्स द राइट ऑफ डावर अपॉन वाइफ। तो या तो आप एग्रीमेंट से कर लो, अगर एग्रीमेंट से नहीं होता है तो ऑपरेशन ऑफ लॉ के थ्रू महर दिया जाएगा। अब हम देखते हैं डेफिनेशंस। देखो, आमिर अली ने बोला है कि इट इज़ अ कंसिडरेशन विच बिलोंग्स एब्सोल्युटली टू वाइफ। तो जो वाइफ है उसको एब्सोल्युटली महर मिलने वाला है। जब वो शादी करती है उसके बाद महर उसको मिलेगा। एज़ पर मुल्ला, डावर इज़ सम ऑफ मनी और अदर प्रॉपर्टी। तो या तो ये मनी भी हो सकता है या फिर कोई और अदर प्रॉपर्टी भी हो सकती है, विच द वाइफ इज़ एंटाइटल्ड टू रिसीव फ्रॉम हस्बैंड इन कंसिडरेशन ऑफ मैरिज। तो इन कंसिडरेशन ऑफ मैरिज आपको मिलती है महर, क्योंकि और ये एंटाइटल होती है वाइफ लेने के लिए। नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ डावर। हम देखते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ डावर क्या है। इट इम्पोजेज एन ऑब्लिगेशन ऑन हस्बैंड एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट ऑफ वाइफ। तो ये ऑब्लिगेशन है हस्बैंड की कि आपको अपनी वाइफ को रिस्पेक्ट करना है, आपको उसे डावर देना है। नेक्स्ट इज इट प्रोवाइड्स फॉर हर सब्सिस्टेंस आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ हर मैरिज सो दैट शी मे नॉट बिकम हेल्पलेस आफ्टर द डेथ ऑफ हस्बैंड और टर्मिनेशन ऑफ मैरिज बाय डिवोर्स। तो मान लो अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती है या फिर डिवोर्स हो जाता है, मैरिज टर्मिनेट हो जाती है, तो अब उसके बाद वो हेल्पलेस ना रहे, उसके पास सब्सिस्टेंस के लिए कुछ होना चाहिए। तो ये एक तरीके से सब्सिस्टेंस देता है डावर। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं नेचर ऑफ डावर। डावर का नेचर कैसा होता है। फर्स्टली इट इज़ अ डेट। ये एक डेट की तरह माना जाता है। इट इज़ एन ऑर्डिनरी अनसिक्योर डेट एंड विडो इज़ एंटाइटल्ड। तो ये एक ऑर्डिनरी अनसिक्योर डेट है, और विडो मतलब कि जब हस्बैंड मर जाता है तब वो कैसे सेटिस्फाई होगा, आउट ऑफ हिज एस्टेट। तो हस्बैंड अगर मर जाता है तो जो उसकी प्रॉपर्टी होती है उसके थ्रू भी डावर दिया जाएगा बिफोर इनहेरिटेंस इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड। तो इनहेरिटेंस डिस्ट्रीब्यूट होने से पहले पहले डावर सेटिस्फाइड किया जाएगा वाइफ का। नेक्स्ट, अब एक केस था कपूर चंद वर्सेस कादरुन्निसा 1950 का। इट वाज लेड डाउन दैट विडो इज़ लाइक एनी अदर क्रेडिटर ऑफ हस्बैंड and can't claim priority over other creditors for her dower debt। तो जैसे हस्बैंड मर गया तो जितने कहते हैं बाकी क्रेडिटर्स हैं उसी की तरह विडो भी होगी। तो ऐसा नहीं है कि पहले हम विडो का सेटिस्फाई कर देंगे क्लेम और बाद में क्रेडिटर्स का होगा, नहीं। तो विडो और क्रेडिटर्स दोनों सेम पेज पे होंगे और किसी को भी सेटिस्फाई किया जा सकता है। लेकिन however widows dower debt has priority over claims of heirs। मतलब कि जो हस्बैंड की जो उत्तराधिकारी में एयर्स होंगे वहाँ पर विडो को पहले प्रायोरिटी मिलेगी, पहले विडो के डावर डेट को सेटिस्फाई किया जाएगा। इनफैक्ट जो एयर्स होते हैं हस्बैंड के, दे आर नॉट पर्सनली लाइबल फॉर डावर डेट। मतलब कि अगर जब एयर्स के एस्टेट से हमें सेटिस्फाई करना है वाइफ विडो के डावर को, तो यहाँ पर क्या होगा, जो एयर्स होंगे वो पर्सनली लाइबल नहीं होंगे एंड अमाउंट कैन बी रियलाइज रेटिएबली फ्रॉम शेयर्स ऑफ एयर्स इन हस्बैंड्स एस्टेट। तो जो भी एयर्स का जो शेयर होगा
हस्बैंड की प्रॉपर्टी में, वहाँ से रेटिवली मतलब कि जितना उनका प्रोपोर्शनेट शेयर है उसके थ्रू उनके डावर डेट को रियलाइज़ कर दिया जाएगा अमाउंट को। वैसे तो हमने बताया कि जो डावर है वो एक अनसिक्योर्ड डेट है, लेकिन वो सिक्योर्ड भी बन सकता है। इट कैन बिकम अ सिक्योर्ड डेट, मतलब आपको मिलेगा ही मिलेगा इफ़ हस्बैंड क्रिएट्स अ सिक्योरिटी। अगर हस्बैंड सिक्योरिटी क्रिएट कर दे उस पर, वो कैसे होगा? अगर वो पहली बार इनकम ऑफ अ स्पेसिफाइड प्रॉपर्टी, जैसे कोई प्रॉपर्टी है स्पेसिफाइड प्रॉपर्टी, वहाँ की जो इनकम है वो मिलेगी वाइफ को, और वो चार्ज बन जाएगा प्रॉपर्टी पे। तो इस तरीके से डावर डेट सिक्योर डेट भी बन सकता है। अब हम देखते हैं कि कंसिडरेशन, जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो कॉन्ट्रैक्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है कंसिडरेशन, उसके साथ इसकी क्या एनालॉजी है। देखिए, डावर कांट बी प्योर कंसिडरेशन, इट कांट बी प्योर कंसिडरेशन लाइक कंसिडरेशन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। क्यों? इफ़ इट हैड बीन जस्ट अ कंसिडरेशन, क्योंकि अगर ये सिंपल कंसिडरेशन होता, देन इन दोज केसेस जहाँ पे डावर अमाउंट हैज़ नॉट बिन फिक्स फ्रॉम बिफोर। ऐसा बहुत बार होता है जब मैरिज होती है मुस्लिम मैरिजेस में कि डावर अमाउंट फिक्स ही नहीं होता, बाद में फिक्स होता है, तो मैरिज एग्रीमेंट तो वॉइड हो जाएगा अगर हम इसी एनालॉजी के हिसाब से चलें तो। क्योंकि जैसे जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, कोई भी आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो वहाँ पे कंसिडरेशन पहले फिक्स होता है तभी कॉन्ट्रैक्ट बनता है, बिना उसके तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा ना। लेकिन मुस्लिम मैरिजेस में ऐसा कई बार होता है कि मतलब डावर डेट आपका फिक्स ही नहीं हुआ और मैरिज हो गई है, तो इसलिए कंसिडरेशन से ये अलग है। इट कांट बी प्योर कंसिडरेशन, कंसिडरेशन है लेकिन प्योर कंसिडरेशन नहीं है। नेक्स्ट हम देखेंगे राइट टू रिटेन पोजेशन। अब जो राइट ऑफ वाइफ होता है कि वो अब पोजेशन में रह सकती है हस्बैंड की प्रॉपर्टी पे, इन दोज केसेस वेयर हर डावर हैज़ नॉट बीन पेड आफ्टर हस्बैंड्स डेथ। मान लो हस्बैंड की डेथ हो जाती है और डावर पे नहीं हुआ है, तो फिर क्या करेगी वाइफ? तो वाइफ जो हस्बैंड की प्रॉपर्टी पे अगर वो पोजेशन में है तो वो कंटिन्यू कर सकती है, शी कैन कंटिन्यू टू बी इन पोजेशन ऑफ हर हस्बैंड्स प्रॉपर्टी अगर उसका डावर पे नहीं हुआ है। ये जो राइट टू कंटिन्यू इन पोजेशन है, मतलब कि अपने हस्बैंड की प्रॉपर्टी पे राइट टू कंटिन्यू करना, इट इज़ कंपेयर्ड विद राइट टू लियान। इसको हम राइट टू लियान भी कह सकते हैं। राइट टू लियान इसलिए कहते हैं कि राइट टू लियान में भी यही होता है कि अगर जो डेट्स हैं वो सेटिस्फाई नहीं हुए तो प्रॉपर्टी को अपने पास रिटेन कर लिया जाता है ताकि डेट सेटिस्फाई हो जाए। टू एनफोर्स दिस राइट, विडो शुड हैव बीन इन एक्चुअल पोजेशन ऑफ हर हस्बैंड्स प्रॉपर्टी, मतलब हस्बैंड की प्रॉपर्टी पे एक्चुअली पोजेशन होना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव पोजेशन नहीं, एक्चुअल पोजेशन चाहिए। एंड सच पोजेशन शुड हैव बीन एक्वायर्ड लॉफुली, अनलॉफुली नहीं, लॉफुल पोजेशन होना चाहिए, तभी वो अपना डावर डेट सेटिस्फाई कर सकती है हस्बैंड की डेथ के बाद। वो फोर्स या फ्रॉड के थ्रू नहीं होना चाहिए। फर्स्टली हमने देखा कि एक्चुअल पोजीशन होना चाहिए, सेकंड एक्वायर्ड लॉफुली, फिर इट मस्ट बी ऑल्सो एक्वायर्ड बाय एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड कंसेंट ऑफ हस्बैंड और अदर हेयर्स। नेक्स्ट, अब एक केस था मैना बीबी वर्सेस चौधरी वकील अहमद 1924 का प्रिवी काउंसिल का, जिसमें ये कहा गया सच राइट इज़ नॉट एग्जैक्टली अ लियान और अ मॉर्गेज, इट डजंट गिव द विडो एनी टाइटल टू द प्रॉपर्टी। तो जो ये जो राइट टू रिटेन पोजेशन है, टू कंटिन्यू इन पोजेशन है, उससे कोई टाइटल नहीं मिल रहा है। तो मान लो अगर उसको सेटिस्फाई करना है अपने डावर डेट को क्लेम करने के लिए, शी कांट एलियनेट, वो सेल गिफ्ट या मॉर्गेज नहीं कर सकती अपने डावर डेट को सेटिस्फाई करने के लिए। नेक्स्ट, कि जब तक वो पोजेशन में है हस्बैंड की प्रॉपर्टी पे, शी इज़ लाइबल टू रेंडर फुल अकाउंट्स ऑफ ऑल इनकम एंड प्रॉफिट्स टू हस्बैंड्स एयर्स। नेक्स्ट हम देखते हैं हेरिटेबिलिटी एंड ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ सच राइट टू रिटेंशन, कि जो आप राइट टू रिटेंशन है आपका प्रॉपर्टी का हस्बैंड की प्रॉपर्टी पे, क्या उसको हेरिटेबल है वो राइट या फिर ट्रांसफरेबल है, तो वो देखा जाएगा, क्योंकि उसे अपना डावर डेट सेटिस्फाई करना है। तो इसमें क्या पोजीशन है लॉ की, ये देखते हैं। तो इसमें लॉ इज़ अनसर्टेन। एक व्यू ये कहता है कि ये एक पर्सनल राइट है एंड नॉट प्रॉपर्टी राइट, देयरफॉर ना ही ये हेरिटेबल है ना ही ये ट्रांसफरेबल है, मतलब ये विडो का पर्सनल राइट है, तो इसलिए वो ना ही हेरिटेबल है ना ही ये ट्रांसफरेबल है। लेकिन एक दूसरा व्यू ये कहता है कि दैट इट इज़ अ पर्सनल राइट ओनली ड्यूरिंग कंटिन्यूएंस ऑफ मैरिज, कि जब तक शादी चल रही है, जब तक हस्बैंड जिंदा है, तभी तक ये पर्सनल राइट है, क्योंकि तभी तक सैंक्टिटी एसोसिएटेड है।
और इसलिए यू कांट ट्रांसफ़र इट टू थर्ड पर्सन, डावर डेट को सेटिस्फाई करने का राइट। लेकिन अगर हस्बैंड मर गया या फिर डिवोर्स हो गया तो सैंक्टिटी उस मैरिज की लॉस्ट हो जाती है एंड इट रिमेन्स अ क्लेम ओनली, एंड दैट्स वाई शी कैन ट्रांसफ़र हर राइट ऑफ डावर डेट, कि उसको सेटिस्फाई कर सकती है क्योंकि हस्बैंड मर गया है, सैंक्टिटी लॉस्ट हो गई है, इसलिए तीसरे व्यक्ति को इस राइट को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। एंड व्हेन, अब यहाँ पे हम देखते हैं नेक्स्ट कि क्या ये हेरिटेबल है। एंड व्हेन शी वाज कंटिन्यूइंग इन पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी टू रियलाइज हर क्लेम एंड शी हरसेल्फ डाई, अगर मान लो वो खुद मर गई तो क्या अब जो उसके एयर्स हैं वो सेटिस्फाई कर सकते हैं डावर डेट को, और उसका डावर डेट सेटिस्फाई नहीं हुआ तो जो लीगल एयर्स हैं इनहेरिट दैट क्लेम फ्रॉम हस्बैंड, हैंस इट इज़ हेरिटेबल। सो दस इट इज़ बोथ हेरिटेबल एंड ट्रांसफरेबल। सो यहाँ पर हमने इस वीडियो में काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। इट्स मीनिंग, ऑब्जेक्ट, डावर का मीनिंग, ऑब्जेक्ट, right to retain possession of the property when husband is dead, and whether such right is heritable and transferable. So this was all about this. Thank you very much.